हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये मॉडल पेपर 1 है, जो कि हमने खुद तैयार किया हुआ है आप लोगों के लिए। इससे जो आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि एग्ज़ाम में जो चैप्टर वाइज आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब ऐसे तो मिला के ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। जैसे कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। बिहार बोर्ड में तो 50% जो सिलेबस है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही कवर करता है, तो इस हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मायने होता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोगों को तैयारी कराया जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे आप लोगों को आज 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। कितना मिल जाएगा? 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर हर एक चैप्टर से आप लोगों को 50-50 क्वेश्चन देखने को मिले मॉडल सेट के तौर पे, तो आप लोगों के पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कलेक्शन है वो बहुत हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आप लोगों का तैयारी जो है वो बहुत अच्छी तरीके से और डीपली हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग स्किप बिल्कुल मत करना। दूसरे जो आप लोगों के दोस्त हैं या फिर ग्रुप्स है ऐसा कोई, तो वहाँ भी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि सभी को बेनिफिट मिले। ठीक है, हम लोगों को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ बनाओ एंड उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको निकालो, देखो, एनालिसिस करो, तो बहुत हम लोगों को समय लगता है। तो आप लोग कोशिश करें कि आप लोग तो बेनिफिट उठाए ही और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आप वो लोग भी बेनिफिट अच्छे से उठा सकें। चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं और आगे की बात जो है वो हम लोग आगे बढ़ के करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिख रहा होगा वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ। यहाँ पे आप लोगों को पूछ भी लिया जा सकता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का जो पूरा नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, अज्ञेय जो है उसका मूल नाम नहीं है, मूल नाम है उनका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, तो इनका जन्म पूछा गया, तो जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1911। मैं कोशिश करूंगी हर एक क्वेश्चन से रिलेटेबल और भी कुछ चीज़ें बताने की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में है दिनकर। दिनकर का पूरा नाम क्या है? दिनकर साहब का जो पूरा नाम है वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी रचना के लिए मिलता है। तो रश्मि रथी भी उनकी रचना है। क्या है? रश्मि रथी भी उनकी रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय भी है, उर्वशी है, रेणुका भी है। तो इनमें से कौन सा रचना है जिसकी वजह से उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय के लिए उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये दोनों चीज़ें भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? यानी नौबत खाने में इबादत जो है वो क्या है? वो उपन्यास है कि कहानी है कि कोई कविता है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कहानी, कविता, उपन्यास या फिर रेखा चित्र, ये सब क्या होगा? ये सब साहित्य का विधा हो गया। ठीक है, किस विधा में, किस मोड में हम लोग चीज़ों को लिखते हैं, ये विधा कहलाता है। तो नौबत खाने में इबादत ये कौन सी साहित्य का कौन सा विधा हो गया? तो ये कौन सा विधा है? ये व्यक्ति चित्र है, यानी इसमें एक पर्टिकुलर इंसान का चरित्र चित्रण किया गया है, उसको हम लोग व्यक्ति चित्र कहते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमघन जो है वो अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि बहुत ही अच्छे एक नाटककार रहे हैं हिंदी के साहित्य में। तो प्रेमघन जो है वो अपना आदर्श यानी अपना आइडल किसको मानते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा क्या कोशिश करेंगे कि थोड़ा फास्ट हम लोग क्वेश्चंस को कवर करें। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ठीक है, तुलना की गई है, किससे तुलना गई है? माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो किससे की है? छाया युक्त चंद्र से की है। ठीक है, जो क्वेश्चंस आप लोगों को नए दिख रहे हैं या फिर लग रहे हैं ये क्वेश्चन हमने कभी टच नहीं किया, कभी कवर नहीं किया, वो क्वेश्चन आप लोग नोट के हिसाब से कहीं पे लिख के रख लीजिए। एग्जाम के 1-2 दिन पहले आप लोग पढ़ के चले जाना, आप लोगों का काम बन जाएगा। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? जनता है। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 7, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? हिरोशिमा और नागासाकी आप लोग जानते हैं, वहाँ पे परमाणु बम बरसाए गए थे अमेरिका के द्वारा। ये आप लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ चुके होंगे। तो वो क्या है, वो क्या है? अब मैं यहाँ पे चारों ऑप्शन मैं आप लोगों को पढ़ के समझाती हूँ ये पूरा क्वेश्चन, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, फिर आप लोग खुद ब खुद इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का। तो बिल्कुल गलत बात, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी वाला जो घटना घटी थी वो प्राचीन सभ्यता का मतलब प्राचीन संस्कृति या फिर इतिहास से कोई संबंध नहीं रखता है। आधुनिक सभ्यता के विकास का, वहाँ पे अगर परमाणु बम बरसाए गए हैं तो वहाँ पे तो विकास तो होगा नहीं, तो ये वाला भी गलत है। फिर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी में प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे है आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा और मानवीय विभीषिका का। तो ये ऑप्शन आप लोगों को सबसे सटीक दिख रहा होगा, क्योंकि परमाणु बम बरसाए गए हैं तो इससे क्या समझ आता है कि कोई इंसानियत नहीं है, बहुत ही विभीषिका का माहौल था। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व वरीय शिक्षा क्या है? वरीय शिक्षा क्या है? तो क्या है? अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, अहिंसक। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, महात्मा गांधी जो कि हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, उन्हें हिंसक चीजें, हिंसक जनता बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो उन्होंने वरीय शिक्षा को बहुत अत्यधिक मतलब आगे बढ़ाने का कोशिश किया था। तो वो है अहिंसक प्रतिरोध से संबंध रखता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10, बिना कब विश्व के समान हो जाती है? कब समान हो जाती है? राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए है, राम नाम के बिना जो है, यानी हम ईश्वर को बिना बुलाए, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश की गई है कि ईश्वर को बिना बुलाए या ईश्वर की आराधना किए बिना हमारा कोई भी काम सटीक तरीके से नहीं हो सकता। तो बिना कब विश्व बन जाती है? राम नाम के बिना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, रसखान के रचनाकाल के समय किसका राज्यकाल था? यानी किसके राज्यकाल के समय, कौन से राजा के समय रसखान जो है अपनी रचना किया करते थे? तो किसके समय पे किया करते थे? तो जहांगीर के समय किया करते थे। ठीक है, जहांगीर के समय किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, कवि ने पर्जन्य किसे कहा है? किसे कहा है भाई? बादल को कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, साहित्य की परंपरा का पुण्य ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पुण्य ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? आप लोग जानते हैं पंडित बिरजू महाराज जो है बनारस से संबंध रखते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, ल मादामोजेल द अविनियो किसकी कृति है? तो किसकी कृति है ये पिकासो की कृति है। ठीक है, ये किसकी कृति है? ये पिकासो की कृति है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, ला शतरूज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो कब से कब तक होता रहा? 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है, फ्रेंच क्रांति के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप लोगों के हिस्ट्री बुक में है शायद ये वाला टॉपिक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये जो शुरुआत था मतलब कब से कब तक चला था ला शतरूज का धार्मिक उपयोग? तो ये 14वीं सदी से फ्रेंच तक चला था, फ्रेंच क्रांति तक चला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, पिछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो किस वर्ग का चित्रण है? निम्न मध्य वर्ग परिवारों का चित्रण है। ठीक है, सामाजिक कहानी के तौर पर निम्न मध्य वर्गीय लोगों का चित्रण था। क्वेश्चन नंबर 18, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? इसका क्या रीजन था? कारण क्या था? तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ठीक है, जो परिवर्तन आया था उनके घर वालों के व्यवहार में, और लेखक जो है स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर जो है वो अचानक घर छोटे चले गए थे। क्वेश्चन नंबर 19, सहजाद वृत्तियां किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अनजान स्मृतियों को। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती है? नागरी लिपि को अगर देखा जाए तो नागरी लिपि जो है वो दक्षिण भारत में, ठीक है, दक्षिण भारत में सबसे पहले नागरी लिपि के
साक्ष्य साहित्यकारों को या फिर कह सके इतिहासकारों को पुरातत्व वेदों को मिला था। तो क्या है क्वेश्चन, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले थे? तो दक्षिण भारत से मिले थे। ठीक है, चलो वेतमा दानपत्र किस समय का है? वेतमा दानपत्र किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का है। ठीक है, यानी 1020 ईस्वी का है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? कितना खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपए। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी, 6ठी सदी, 9वीं सदी, 4थी सदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वीं सदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? कितना इल्जाम लगा था? 11 रुपए का। बुरापा में कौन सा प्रत्यय है? बुरापा। तो आप लोगों को प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में पता होगा। प्रत्यय जो है बाद में आने वाला शब्द है, तो बुरापा, पा क्या आ रहा है? पा आ रहा है, तो पा हो जाएगा प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी यहाँ पे किसका स्पेलिंग सही है? तो देख लेते हैं। उच्छ्वास, ये तो गलत है। उच्छ्वास, ये सही लग रहा है। ये भी बिल्कुल सेम है, ये तो गलत है। मतलब ये दोनों आप लोग देखो, ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये बी और सी दोनों ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो चरमोत्कर्ष यानी चरमोत्कर्ष, तो यही वाला सही लग रहा है ना। चौर में ओकर आधा तो स्र, चरमोत्कर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह बालक कहाँ जा रहे हैं? यह बालक कहाँ जा रहे हैं, इसको रखते हैं। बच्चा का क्या समाचार है? ये तो गलत है। बच्चे का क्या समाचार है हो जाएगा फूलों की एक माला ला दीजिए, या लता 2 चिट्ठी लिखी, ये भी गलत है। तो यह बालक कहाँ जा रहे हैं? ये बालक कहाँ जा रहा होगा? रहा होगा, इसमें रहे नहीं होगा, वो तो प्लूरल हो जा रहा है। तो ये जो है जो ऑप्शन नंबर सी है, फूलों की एक माला ला दीजिए, ये बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, अकल पर पत्थर पड़ना महावरे का सही अर्थ क्या है? बिल्कुल आसानी से आप लोग सही आंसर दे सकते हैं कि बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, यानी अकल पर पत्थर पड़ना। चलो, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। कितने प्रकार के होते हैं? 2। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो कितनी है भाई? 10 है। व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 है। क वर्ण उच्चारण स्थान कहाँ है? देखो क, बोलो क, तो कंठ से आ रहा है, कंठ से क होगा। श, देखो ये श है। ठीक है, क्या है ये? श। तो श का वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कहाँ होगा? तालु होगा। ये क्या है? ये श क्या है? एक मिनट, ये श क्या है? ये तालव्य श है। क्या है? ये तालव्य श है, जिसका उच्चारण स्थान है तालु। श 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, श 3 प्रकार के होते हैं। तो हमने पूछा था इस श का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। और इसको याद रखना, इसको तालव्य श कहते हैं। ठीक है, फिर देखो अक्ष और तालुष्य वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु। अभी अभी मैंने बताया। म का उच्चारण स्थान क्या है? म, देखो म यानी नसिका से हो रहा है। न का उच्चारण स्थान ये हो जाएगा नासिका से। ऊ का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो ओष्ठ से हो जाएगा। ऊ, देखो ओष्ठ से हो रहा है कि नहीं? ओष्ठ से। क्वेश्चन नंबर 40, हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? तो 44 है। अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ, देखो अ कंठ से। ल का उच्चारण स्थान है दंत। फिर क्वेश्चन नंबर 43, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए और ए का उच्चारण स्थान हो जाएगा यहाँ पे कंठ और तालु से। अर का उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिका से। र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? र मूर्ध्या से हो जाएगा। श, यहाँ पे फिर से एक दूसरा श है। ठीक है, ये इसका जो होता है ये मूर्ध्या से होता है। ठीक है, तालव्य श का तालु से, ये वाले श का मूर्ध्या से।
ई और ई वन का उच्चारण स्थान है क्या है, तालु। प और व का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है, दंत और ओष्ठ। सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है, देखो सूरदास तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, तो वो किसी व्यक्ति को बोध कर रहा है, जाति को बोध नहीं कर रहा है, वो तो 10-12 सूरदास को बोध नहीं कर रहा है, किसी भाव का हमें समझ नहीं आ रहा है, समूह का तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है सूरदास। क्वेश्चन नंबर 50, स्थिर कौन सी संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक तो बिल्कुल नहीं है, जाति का बोध हो नहीं रहा है, कोई भाव है नहीं, सॉरी भाव ही है, ये स्थिर भाव है, कोई समूह का बोध नहीं हो रहा है, समूह का बोध नहीं हो रहा है, जाति का बोध नहीं हो रहा है, कोई द्रव्य चीज नहीं है, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमने लगभग 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा बहुत सारे क्वेश्चंस, और आप लोगों का क्या हो रहा है कि कलेक्शन हो रहा है, एक एक करके कलेक्शन अगर बनता जाए तो आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाएगी, नोट्स आप लोगों के पास अवेलेबल रहेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही। मैं कोशिश करूँगी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर सके, जैसे कि साइंस हो गया, साइंस एंड सोशल साइंस के ऊपर मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। नोट्स मेरे पास खुद के अवेलेबल हैं, बस वीडियोस बनाने में थोड़ी सी देरी हो रही है। सो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द वीडियोस आना शुरू हो जाए। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलना।